कोई भाई भतीजावाद नहीं है, मेरा तेरा नहीं है। एक कतार में जो भी है सबका हटाया जा रहा है। तो लोगों ने मदद की, अतिक्रमण हटा, रास्ते चौड़े हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम सही काम करते हैं, जनहित में करते हैं, तो लोगों का साथ मिलता है, डरने की जरूरत नहीं जी। जब जनता को ईमानदारी दिखती है, बिना भेदभाव के अमल दिखता है, तब लोग स्वयं आगे बढ़कर के साथ देते हैं। साथियों, आर्थिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण सेंटर्स के रूप में शहरों की प्लानिंग पर हमें विशेष फोकस करने की जरूरत है। हम चाहे या न चाहे, अर्बनाइजेशन होते ही रहने वाला है। शहरों का पर दबाव बढ़ने वाला है, शहरों की जनसंख्या बढ़ने वाली है, शहरों की जिम्मेवारियां बढ़ने वाली हैं, और ये भी सच्चाई है कि आर्थिक गतिविधि का केंद्र शहर में बहुत तेज गति से आगे बढ़ता है। और इसलिए हमें, अगर हम मेयर है तो मेरा शहर आर्थिक रूप से समृद्ध हो, मेरा शहर किसी न किसी प्रोडक्ट के लिए जाना जाए, मेरा शहर टूरिज्म के लिए आकर्षण का केंद्र बने, मेरा शहर उसकी एक पहचान बने। इन सारी चीजों में आर्थिक व्यवस्थाएं जुड़ी होती है। आपने देखा होगा, इस वर्ष का जो बजट है उसमें अर्बन प्लानिंग पर बहुत अधिक बल दिया गया है। अब ये भी आवश्यक है कि शहरों की प्लानिंग को भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन। राज्य के स्तर पर भी शहरों की प्लानिंग होनी चाहिए, सिर्फ दिल्ली से नहीं हो सकता है। अब मुझे याद है, मैं जब चंडीगढ़ में रहता था तो चंडीगढ़ के नजदीक में पंचकूला बहुत अच्छा डेवलप हुआ, उधर मोहाली अच्छा डेवलप हुआ, हमारे गांधीनगर के बगल में पेथापुर वगैरह बहुत अच्छी तरह से नए डेवलप हो रहे हैं। देश में ऐसे अनेक सैटेलाइट टाउन्स हैं जो बड़े शहर के नजदीक में विकसित होने चाहिए, और योजनाबद्ध रूप से सैटेलाइट टाउन को डेवलप करने का काम करना ही चाहिए। तभी शहरों पर दबाव कम होगा। और बीजेपी ने सैटेलाइट टाउन्स को लेकर सचमुच में बेहतरीन काम करने का प्रयास किया है। आप लोग भी जानते हैं कि इस प्रकार के प्रयासों का कितना लाभ है। मुझे एक घटना याद आती है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार अहमदाबाद में 87-88 में बहुमत मिला उसको, पहली बार शासन में आए। और उस समय सद्भाग्य से राज्य में भी जो सरकार थी उसमें उस समय जनसंघ था, भाजपा के लोग उसमें हिस्सा थे, भाजपा लोग भी पार्टनर थे। तो उस समय अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सब हमारे साथियों ने विचार किया कि भाई अहमदाबाद के अगल बगल में जो 40-50 किलोमीटर के एरिया है, लांबा है, बोपल है, आमली है, गोरा है, गुमा है, ये सारे जो इलाके हैं, अगर वहां सिटी बस जाना आना शुरू कर दें, लोगों को आने जाने की व्यवस्था मिल जाए, तो लोग शहर में आकर के रहने के लिए जो ज्यादा महंगा खर्च करते हैं वो वहीं रहना पसंद करेंगे। राज्य सरकार से बात हुई, राज्य सरकार का वो क्षेत्र तो उनका था ट्रांसपोर्टेशन का, लेकिन खैर मान गए, वो सहमति मिल गई और बसेस को काफी दूर दूर फैलाया। साबरमती के उस पार कालीगाम हो, साबरमती के भी कई दूर दूर के क्षेत्र उनको साथ जोड़ दिया, उधर गांधीनगर को जोड़ दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटे छोटे सैटेलाइट टाउन डेवलप हो गए, बहुत उनका शहर का विस्तार हो गया। तो शहर पर दबाव, हमें सैटेलाइट टाउन्स के अलावा टियर 2, टियर 3 सिटी, उन शहरों की प्लानिंग भी राज्यों ने अभी से करनी चाहिए, क्योंकि अब टियर 2, टियर 3 सिटी भी इकोनॉमी एक्टिविटी के सेंटर बन रहे हैं। आपने देखा होगा स्टार्टअप्स, आजकल हमारे स्टार्टअप टियर 2, टियर 3 सिटी में हो रहे हैं। लोग भी सोचते हैं कि भाई छोटा मोटा कारखाना लगाना है तो छोटे शहर में लगा देंगे, बड़े शहर में जाने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सस्ते में काम शुरू हो जाएगा। हम अगर प्लानिंग से टियर 2, टियर 3 सिटी को भी डेवलप करेंगे तो
बड़े बड़े महानगरों पर जो दबाव आता है वो भी कम हो जाएगा और वहां पर रोजगार के अवसर भी बढ़ जाते हैं। हमें यहां इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप करने पर जोर देना चाहिए। किस नगर पालिका में किस प्रकार की इंडस्ट्री का क्लस्टर बन सकता है, पास पास की 2-3 नगर पालिकाओं में क्या हो सकता है, तो इकोनॉमी को बढ़ाने में वो बहुत मदद करते हैं। जो अर्बन प्लानिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में हमें स्टैंडर्डाइजेशन की बहुत आवश्यकता है। हमें कैजुअल एडहोक इन चीजों से बाहर आ जाना चाहिए। नीति निर्धारित कर करके करना चाहिए। आप देखिए बदलाव अच्छे आएंगे, डिसीजन में भी ट्रांसपेरेंसी आएगी, ग्रे एरिया लगभग खत्म हो जाएगा। साथियों, स्थानीय निकायों को बजट के लिए ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर कैसे बना सके। देखिए, शहर का विकास करना है तो शहर को धन भी लगता है। कभी हम स्कूल के बच्चों को बताते ही नहीं है कि भी रोड बना है तो रोड कितना खर्चा लगा है, ये फुटपाथ बना है तो फुटपाथ का कितना खर्चा लगा है, ये पैड लगाने के लिए जो लोहे का हमने सुरक्षा कवच बना है उसका कितना खर्चा लगता है, ये बिजली के खंभे लगे वो कितना खर्चा। समाज को भी, लोगों सामान्य मानव को पता नहीं होता है कि सारी चीजों का कितना खर्चा लगता है। वो अपने घर में छोटी भी दीवार बनाता है तो उसका खर्चा पता चलता है, लेकिन नगर में इतने सारे खर्चे उसको पता नहीं होता है। हमें उसको प्रशिक्षित करना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए, देखो इतना महंगा होता है, इसको नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारी संपत्ति है। समाज को जोड़ते रहना चाहिए। साथियों, अर्बन प्लानिंग में हमने देखा होगा कि शहर के सामान्य मानवीय की सुविधाओं को कौन संभालता है भाई। बड़ा वर्ग जो है वो कोई बड़े बड़े मॉल में नहीं जाता है, उसकी तो आवश्यकता है रेहड़ी पटरी वाले पूरे करते हैं। रेहड़ी पटरी वाले जो होते हैं, ठेले वाले लोग होते हैं, जो मोहल्ले में आके सब्जी बेचते हैं, अखबार वाले आते हैं, कपड़ा बेचने वाले आते हैं, कभी फुटपाथ पर बैठे हुए लोग, वे भी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स होते हैं और सामान्य मानवीय की सेवा बहुत करते हैं। क्या हमारे पास उनकी योजना है क्या? अब देखिए, स्वामित्व योजना, पीएम स्वनिधि योजना चल रही है। मैं आप सभी मेयरों से आग्रह करूंगा कि आपके महानगर में एक भी रेहड़ी पटरी वाला ऐसा न हो कि जिसका रजिस्ट्री न हुई हो, पीएम स्वनिधि से बैंक से उसको पैसा न मिला हो और उसकी ट्रेनिंग न हुई हो कि मोबाइल फोन से डिजिटल वो कैसे लेन देन करे। वो सब्जी बेचेगा, दूध बेचेगा तो भी डिजिटली पैसा लेगा, वो देगा। वो थोक में सब्जी खरीदने जाएगा तो भी डिजिटली पेमेंट करेगा। अगर वो ये करता है तो उसके ब्याज में धीरे धीरे कटौती की जाती है। इतना ही नहीं, उसे कुछ इनाम भी दिया जाता है। आप बताइए, रेहड़ी पटरी वाले प्राइवेट में जो महंगे ब्याज से पैसे लाते हैं उनको कितनी मुक्ति मिल जाएगी। और मैं तो ये भी कहूंगा कि साल में एक बार इन रेहड़ी पटरी वालों का परिवार के साथ सम्मेलन करना चाहिए। उनके बच्चों में जो टैलेंट हो उनको इनाम देना चाहिए। उन बच्चों के द्वारा गीत संगीत के कार्यक्रम करने चाहिए। ये एक बहुत बड़ी ताकत होते हैं जी। मैं तो चाहूंगा जितने मेयर बैठे हैं उसको करें, ताकि उनको भी लगेगा वो महानगर की सेवा कर रहे हैं, वो जनता का भला करने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, आज करीब 35 लाख ऐसे हमारे रेहड़ी पटरी वाले साथी हैं जिनको बैंक से पैसा मिला है। और मैंने देखा है कि वो समय के पहले वापस भी देते हैं और नया ऋण भी ले लेते हैं। साथियों, ये सिर्फ वन टाइम कर देने की जो है, ये लगातार उसका व्यापार चलेगा बैंकों के साथ और डिजिटल पेमेंट से उसको बहुत लाभ मिलेगा, उससे गति मिलेगी। देखिए, पीएम स्वनिधि का आप अपने शहरों में व्यापक विस्तार करें और इनको होने वाली परेशानियों को कैसे आप कम कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग करो। आप उनके साथ बैठिए और उसमें आपकी ताकत बढ़ेगी। आप जरा उनसे बात करके देखो। साथियों, शहरों की समस्याओं को सुलझाने के लिए ये भी आवश्यक है कि हमें हमारी आदतें बदलनी पड़ती है। नागरिकों के बिहेवियरल में चेंज लाना पड़ता है, वरना हमने तो देखा है लोगों का स्वभाव कैसा होता है।
कुछ लोग जल्दी उठ जाते हैं। क्यों? तो अपने घर का कचरा साफ करके बगल वाले के घर के सामने डाल देते हैं। फिर बगल वाला जब कूड़ा कचरा साफ करता है तो वो उठा करके इस घर के सामने डाल देता है। अब ये आदत कौन बदलेगा जी? हमने नागरिकों के स्वभाव को बदलना होगा। बिजली बचाने की आदत डालनी पड़ेगी, पानी बचाने की आदत डालनी पड़ेगी, समय पर टैक्स भरने की आदत डालनी पड़ेगी, गंदगी न करने की आदत डालनी पड़ेगी, स्वच्छता और सुशोभन का आग्रह करने की आदत डालनी पड़ेगी। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है भाई। और आप वहां के काउंसिलर, वहां के मेयर ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इसके लिए हमें भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम करने चाहिए। निबंध स्पर्धा हो, रंगोली स्पर्धा हो, बच्चों की रैलियां हो, कविताओं का सम्मेलन हो, स्वच्छता पर कविताएं हो, ऐसे भांति भांति के जन जागरण के कार्यक्रम करने चाहिए। दीवारों पर अच्छी तरह से उसको लिखा। अब जैसे बगीचे होते हैं, मुझे बताइए बगीचों को संभालने का जवाब गांव के नागरिकों का है कि नहीं है? क्योंकि हमने तो तय किया नहीं, म्यूनिसिपैलिटी के 2 आदमी होंगे, वो समझी नहीं। हमें जो लोग डेली बगीचे में आते हैं उनकी कमेटी बना देनी चाहिए। और हम ये भी कर सकते हैं कि भाई वहां एक टेम्पररी ऐसे बोर्ड लगाने की व्यवस्था की हो है कि भाई उस इलाके के जो बच्चे अच्छे ड्राइंग बनाएंगे तो चलो भाई शनिवार शाम को 6 से 7 यहां पर उनके ड्राइंग डिस्प्ले करेंगे। कोई अच्छे कविताएं लिखते हैं तो चलो भाई रविवार शाम को यहां पर कविता का पाठ बगीचे के अंदर सब नौजवानों को बुला करके करेंगे। हमारे बगीचों को जिंदा बना देना चाहिए, हमारे शहर की आत्मा के रूप में जागृत बना देना चाहिए। तो बगीचा भी अच्छा रहेगा, सरकारी खर्चे की जरूरत नहीं, वही अपना संभालेंगे बगीचा। वही सोचेंगे भाई ये तो हमारी जगह है, इसमें हम गंदगी नहीं होने देंगे, पेड़ पौधे को टूटने नहीं देंगे। हमें नेतृत्व देना होगा। सब काम पैसों से होता है ऐसा नहीं है जी। अधिकतम काम जन सामान्य के समर्थन से होते हैं। और ये चुने हुए जनप्रतिनिधि जितना ध्यान देते हैं उतना परिणाम मिलता है। और हमने तो देखा है स्वच्छता के विषय को देश ने उठा लिया। पूरे देश के हर घर के अंदर छोटा बच्चा भी स्वच्छता की बात करने लग गया। हमारे शहर में भी कूड़ा कचरा, गीला कचरा को कहां होगा, सूखा कचरा कहां होगा, उसको उठाने की व्यवस्था होगी। हम जितनी ज्यादा लोगों की आदतें बदलने के लिए आग्रही बनेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी व्यवस्थाएं विकसित हो रही हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ हमारे नागरिकों को मिलता रहता है। हमें ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, उसका आगे चल के काम में उपयोग हो गया। अब मैं एक बात बताऊंगा, हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से सीसीटीवी कैमरा रखते हैं, जाता तो होम मिनिस्ट्री लगाती है, पुलिस के लोग करते हैं। लेकिन क्या ये सीसीटीवी कैमरा हम नागरिकों को, सरकारी दफ्तरों को कह सकते हैं कि भाई आपका प्राइवेट जो सीसीटीवी है, एक कैमरा घर के बाहर भी देखने के लिए रखो? कितने सीसीटीवी कैमरा का नेटवर्क खड़ा हो जाएगा, बिना खर्चे हो जाएगा। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, सीसीटीवी कैमरा का उपयोग क्राइम डिटेक्शन के लिए करते हैं। अगर ट्रैफिक कंट्रोल करना है तो भी सीसीटीवी कैमरा का उपयोग हो सकता है। स्वच्छता के लोग काम करने वाले समय पर आए कि नहीं आए वो भी सीसीटीवी से देखा जा सकता है। एक ही चीज का मल्टीपल उपयोग कैसे हो? अब आपने देखा कई शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बन चुके हैं, उन्हें भी मल्टीपल यूटिलिटी के रूप में उपयोग किया जा सकता है। और इसके लिए हमें जुड़ना पड़ता है जी। हम उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम कर सकते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं, मान लीजिए आपका अच्छा सा मकान है, घर के बाद बढ़िया महंगी गाड़ी भी खड़ी है, लेकिन अगर परिवार में ढंग से कुछ चीजें नहीं है, सब इधर उधर पड़ा हुआ है, सोफा का ठिकाना नहीं, चेयर का ठिकाना नहीं, कोई भी व्यक्ति आएगा उसके वो कार देख करके उसको अच्छा लगेगा, अंदर वो गंदा देख करके बुरा लगेगा, वो आपके घर की छवि कहां से ले जाएगा? आपने कैसा व्यवस्था रखी उस पर कर जाएगा। आपका रहन सहन कैसा है? हमारे शहर की छवि भी हम कैसे रहन सहन रखते हैं इस पर निर्भर करता है। और इसलिए हमें सौंदर्यीकरण
ब्यूटिफिकेशन, मैं तो लगातार कहता हूं हर बोर्ड में हर महीने सिटी ब्यूटी कंपटीशन होते रहना चाहिए और इनाम घोषित होना चाहिए कि इस बार चलो भाई 13 नंबर का वार्ड ब्यूटिफिकेशन में आगे आया, 20 नंबर का वार्ड आया, 25 नंबर का वार्ड आया। लगातार स्पर्धा चलनी चाहिए और नागरिकों के बीच में स्पर्धा खड़ी होनी चाहिए। सिटी ब्यूटी कंपटीशन ये शहर का स्वभाव बनना चाहिए और दुनिया में नाम तब होता है ना